हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए फिर शुरू करते हैं 1 जून 2025 के करंट अफेयर। कल मैंने गलत डेट लिख दी थी दोस्तों। कल वाला जो करंट अफेयर था वो 31 मई का था। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। पर करंट अफेयर शुरू करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कृपया ध्यान दीजिएगा, है ना, क्योंकि ये टॉपिक जो है आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आज पढ़ेंगे गोवा के बारे में। गोवा का मतलब फाउंडेशन डे मनाया गया है और मतलब इसका मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है और मतलब कभी आज़ाद हुआ था। जान लीजिए दोस्तों, हमारे देश में जो सबसे बाद मतलब आज़ादी के बाद भी जो किसी देश का गुलाम रहा था तो वो गोवा ही रहा था। इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि मतलब कहाँ पे क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर खोला गया है और क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, है ना। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि अंकुर योजना क्या है और कहाँ लाया गया है, किस सरकार ने लाया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मतलब कि अपने ही इंडिया में पहली एक जीन एडिटिंग हुआ है दोस्तों, किसी शीप का, मतलब होता है ना भेड़, लैम्प, उसका जीन एडिटिंग हुआ है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे जीन एडिटिंग होती कैसे है, क्या करते हैं इसमें, है ना, क्या फ़ायदा होगा इससे। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीडीपी। कितनी तरह की जीडीपी होती हैं, क्या जीडीपी होती है ना, कैसे इफेक्ट करती है इकोनॉमिक को, है ना, और किस तरह इकोनॉमिक हेल्थ को ये बूस्ट करती हैं या फिर मतलब बताती हैं कि मतलब कैसा है ना। उसके बाद हम लोग जानेंगे ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर कौन है और ये वाला जो ऑनर है ये कौन देता है और कितनी प्राइज मनी होती है, क्या क्या है इससे रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे हिंदी जर्नलिज्म डे, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आप लोग को ये तो पता होगा कि पहला न्यूज़पेपर कौन सा था जो मतलब इंडिया में स्टार्ट हुआ था, पर मोस्टली लोगों को ये नहीं पता होता पहला हिंदी न्यूज़पेपर कौन सा था जो इंडिया में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव के बारे में। बौद्धिक संपदा मतलब आईपी, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग ओकले कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके कौन ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, है ना। उसके बाद हम लोग एक कैंपेन के बारे में जानेंगे जिसका नाम है विकसित कृषि संकल्प अभियान। ठीक है, ये कितने दिन का कैंपेन है और क्या है वो होगा इसमें, है ना। उसके बाद हम लोग जानेंगे महेंद्र गुर्जर, ये काफ़ी ही नामी प्लेयर हैं, इनके बारे में इन्होंने कुछ रिकॉर्ड कायम किए हैं, तो ये कौन से प्लेयर हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग आज जानेंगे अहिल्याबाई के बारे में। किसके बारे में? अहिल्याबाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके हाल फिलहाल में मतलब बर्थ एनिवर्सरी यही थी ना, तो उसको देखेंगे हम लोग। चलिए फिर शुरू करते हैं अपना पहला करंट अफेयर। तो आज आप लोग को जाके देखना है मैप में दोस्तों जांगेजुर कॉरिडोर के बारे में। ठीक है, ये हाल फिलहाल में प्लेसेस इन न्यूज़ में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना करंट अफेयर। तो हमारा सेकंड न्यूज़ है दोस्तों कश्मीर रिसर्चर। ये अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इन लोगों ने 4-5 लोगों की टीम है दोस्तों जिन्होंने मिल के एक शीप बनाई है जिसमें मतलब उन्होंने जीन एडिट किया। मतलब ऐसी कोई जीन मतलब जो मतलब किसी चीज़ के लिए अवरोध हो या फिर मतलब विकास में मतलब बाधा बन रही हो तो उसको थोड़ा एडिटिंग करके आगे लाना। मतलब एडिटिंग मतलब फॉरेन जीन नहीं डाला जाता है, जो अवेलेबल होता है या तो उसको डिलीट कर दिया जाता है या तो एडिट किया जाता है ना, उन्हीं में। ठीक है, मॉडिफिकेशन नहीं किया गया दोस्तों, उसमें एडिट किया गया। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है। तो इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है दोस्तों वो है क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी। ये Cas9 जो दोस्तों इसमें है ना, Cas9 ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये एक तरह से मतलब आप मान लीजिए ये एक एंजाइम है जो मतलब मॉलिक्यूलर सीजर की तरह काम करता है। मतलब जैसे कोई डीएनए हुआ, वो उसमें क्या कटिंग करना है, क्या एडिटिंग करना है, क्या डिलीट करना है, सब इसी से किया था। एक तरह से मॉलिक्यूलर सीजर मान लीजिए, और होता ही एक एंजाइम है। ठीक है, डीएनए को किस स्पेसिफिक लोकेशन पे काटना है उसका काम ये Cas9 करता है, मतलब कैंची मान लीजिए। ठीक है, और क्रिस्पर का फुल फॉर्म क्या हुआ दोस्तों? क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो टेक्नोलॉजी, और सिर्फ यही टेक्नोलॉजी नहीं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज होती हैं दोस्तों जीन एडिटिंग के लिए। ठीक है, और दोस्तों ये जो शीप है जो मतलब अभी हाल फिलहाल में जिसमें जीन एडिटिंग करके इसको प्रोड्यूस किया गया, ठीक है, इसमें जो मतलब जिस जीन को मतलब एडिट किया गया उस जीन का नाम है मायोस्टिन जीन। और ये किस चीज़ के लिए काम करती है? ये मसल ग्रोथ को जो नेचुरली होता है ना उसको लिमिट करती है कि किससे ज़्यादा बढ़ना नहीं है ना, मतलब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। ठीक है, और उसके बाद इसी जीन को एडिट किया गया है। ठीक है, अब एडिट करने से फ़ायदा क्या हुआ है कि जो नॉर्मल भेड़ थी, यही वाली जो इसी स्पीसीज़ की नॉर्मल भेड़ थी, उससे ये 30% ज़्यादा मस्कुलर होगी, है ना, मसल मास इसमें 30% ज़्यादा होगा। जैसे यूरोपियन ब्रीड होती है ना टेक्सल, मतलब अगर आप देखेंगे नेट पर सर्च करके तो उसकी भी मतलब जो मसल गेन है काफ़ी ज़्यादा होती है, उसी के बराबर का लगभग ये होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं जीन एडिटिंग होता क्या है दोस्तों। जीन एडिटिंग एक बायोलॉजिकल मेथड है यूज्ड टू प्रिसाइसली अल्टर इन द डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विदाउट यूजिंग फॉरेन डीएनए। ये सबसे मेन पॉइंट दोस्तों यही है, फॉरेन डीएनए इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है, जो पहले से जीन है उसी में एडिटिंग की जाती है। ठीक है, और ये मेथड मतलब यूज़ किया जाता है प्रिसाइसली अल्टर करने के लिए, मतलब अल्टर मतलब कुछ चेंजेस करने के लिए, चाहे डिलीट करो चाहे एडिट करो, है ना, पर इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, डीएनए। ठीक है, टूल्स जो यूज़ होता है सबसे बारीक मतलब सबसे एक्यूरेट अगर वाला कोई अगर कहे तो क्रिस्पर Cas9 है, फेमस भी है काफ़ी। और इसके सिर्फ यही नहीं है जीन एडिटिंग के लिए दोस्तों, और भी है, जैसे टैलेंस एक मेथड हो गया, जैसे जिंक फिंगर न्यूक्लियसिस, ये सब मेथड हैं जो मतलब जीन एडिटिंग के लिए ही यूज़ होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों कि जीन एडिटिंग होता क्या है और कौन, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से मतलब जीन में मतलब चेंजेस किया गया है। ये यूपीएससी में काफ़ी बार पूछा भी गया है कि मतलब ये जीन किस चीज़ के लिए रोल है, मतलब क्या रोल है इसका, है ना।
चलिए ठीक है, थर्ड न्यूज़ हम लोग देखते हैं। थर्ड न्यूज़ में क्या है, हमारा जीडीपी है दोस्तों, है ना। कहा जा रहा है कि जीडीपी ग्रोथ मतलब ईयरली वाला, मतलब एक साल का फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 का 6.5% है, स्लोएस्ट इन पेंडेमिक। मतलब कोविड के समय जितना स्लो हुआ था उससे भी, उसके बाद अगर देखेंगे सबसे ज़्यादा स्लो कौन सा है तो वो अभी आया जो ये ईयरली वाला है दोस्तों। और ये जो बना है 4 क्वार्टर से होता है ना, 3-3 महीने के, उसी से बना था। लास्ट जो क्वार्टर था Q4 में 7.5 जीडीपी था, ठीक है। अब ये इतना मैटर करता नहीं है दोस्तों मतलब हम लोग के लिए जो हम तैयारी कर रहे हैं, हम लोग के लिए बस ये जानना जरूरी है कि जीडीपी है क्या, ठीक है। जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब किसी देश के मतलब डेमोग्राफिक एरिया या मतलब डेमोग्राफिक जियोग्राफिकल एरिया जो है, जो बाउंड्री है, मतलब जैसे ये हमारा प्यारा भारत महान है ना, ऐसे तो इसके एरिया के मतलब इसके जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर किसी पर्टिकुलर टाइम में जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है, उनको मतलब मॉनेटरी वैल्यू में उसकी क्या वैल्यू है उसको ही बताता है जीडीपी। मतलब इट इज़ द मॉनेटरी वैल्यू। सबसे मेन बात है दोस्तों मॉनेटरी वैल्यू। एक फिजिकल वैल्यू होता है, जैसे मैंने आपको बताया था ना आईआईपी में, ठीक है, उसमें फिजिकल वैल्यू होता है, ये नापते हैं। फिजिकल वैल्यू मतलब जैसे वॉल्यूम के हिसाब से, मॉनेटरी वैल्यू के हिसाब से नहीं, इसमें मॉनेटरी वैल्यू लिखा जाता है, ठीक है, ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री इन अ स्पेसिफिक पीरियड, यूजुअली 1 फाइनेंशियल ईयर का लिया था, ठीक है। अब ये क्या मेजर करता है, इट इज़ अ मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब वही मतलब कैसी इकोनॉमी है, मतलब गिर रही है कि बढ़ रही है ना। इज यूज टू ग्लोबली एज अ प्राइमरी इंडिकेटर ऑफ ग्लो इकोनॉमिक हेल्थ। मतलब ग्लोबली क्या इकोनॉमिक चल रहा है, मतलब हेल्दी है कि नहीं है ना, हेल्दी मतलब ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों टाइप्स ऑफ जीडीपी। टाइप्स ऑफ जीडीपी देखेंगे तो सबसे पहला आ जाता है आपका नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी मतलब जो करंट मार्केट वैल्यू पे ही, मतलब प्राइस पे ही मतलब कैलकुलेट कर ली जाती है ना। इसमें मतलब जो मतलब महंगाई होती है, जो इन्फ्लेशन होता है उसको इंक्लूड करता है, मतलब जो इफेक्ट होता है इन्फ्लेशन का उसको इंक्लूड करता है, ठीक है। और उसके बाद रियल जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें क्या है दोस्तों, एक बेस ईयर जो कि 2011 से 12 है उसको मतलब उससे रिलेटिव में मतलब उससे कंपेयर करके जीडीपी निकाली जाती है। तो इसमें क्या है, महंगाई क्या होती है, एडजस्ट हो जाती है, महंगाई को हटा देते हैं या फिर मान लीजिए एडजस्ट कर लेते हैं, है ना। कैलकुलेटेड एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस, ठीक है, एडजस्टेड इन्फ्लेशन मतलब महंगाई एडजस्ट हो जाती है, और रिफ्लेक्ट द ट्रू ग्रोथ, यही ट्रू ग्रोथ बताता है, ठीक है। इस बेस ईयर से जब इस बेस ईयर का मतलब करंट ईयर का निकालेंगे तब जाके हमारा रियल जीडीपी है। ध्यान रखना दोस्तों, रियल जीडीपी ही ट्रू ग्रोथ बताता है कि एक्चुअल में हुआ क्या है, ठीक है। उसके बाद जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है दोस्तों। ये क्या है कि इंडिया ने अडॉप्ट किया 2015 से इस चीज़ को। अब इसमें ऐसा है क्या, ये क्या है दोस्तों ना, ये टैक्सेस को इंक्लूड करता है, और जो सब्सिडीज़ है जो गवर्नमेंट देती है अपने फार्मर्स को या फिर अदर प्रोडक्ट्स पे या किसी स्कीम पे देती है ना, उन सबको एक्सक्लूड कर देती है। ये क्या है, ग्लोबल स्टैंडर्ड को फॉलो करता है अगर इस तरह करते हैं तो। इस चीज़ को इंडिया ने 2015 से स्टार्ट किया है, ठीक है। अब मेथड्स टू कैलकुलेट जीडीपी तो हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं दोस्तों। इसमें 3 मेथड होता है, प्रोडक्शन आउटपुट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। मतलब आप अगर देखेंगे पढ़ने से समझ आ रहा है प्रोडक्शन आउटपुट मेथड क्या होगा, मतलब आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड है ना। उसके बाद इनकम मेथड क्या है, आपके इनकम से रिलेटेड है, और सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सपेंडिचर मेथड। यही हर जगह पूछा जाता है दोस्तों, तो इसको आप लोग ये देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। एक्सपेंडिचर मेथड में एक फॉर्मूला रखिएगा, C+I+G प्लस X-M, मतलब नेट एक्सपोर्ट वाला होता है दोस्तों, ठीक है। C हो गया आपका कंजप्शन, I हो गया आपका इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और G हो गया आपका गवर्नमेंट वाला फॉरेन कंजप्शन, ठीक है। उसके बाद X-M हो गया मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जो भी वैल्यू आएगी वो एक्सपेंडिचर मेथड से निकलता है, ठीक है। मेजर्स टोटल स्पेंडिंग ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। और बाकी इनकम मेथड में दोस्तों वही इनकम से रिलेटेड होता है, सम ऑफ ऑल इनकम्स अर्न्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे वेजेस, रेंट्स, प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट, ठीक है। और जीडीपी हो जाएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज जो दिया गया है, ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है, और मिक्स्ड इनकम और नेट टैक्सेस जोड़ के, ठीक है। इतना नहीं, पर मेन आप ध्यान रखिएगा एक्सपेंडिचर मेथड, यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और बाकी अगर पूछा भी जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा प्रोडक्शन हो तो इंडस्ट्री कैलकुलेट टोटल वैल्यू एडेड बाय ऑल इंडस्ट्रीज, ठीक है। चलिए फिर अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो एक डिपार्टमेंट है दोस्तों जिसका नाम है CSO, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस। अभी ये मर्ज हो चुका है दोस्तों नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस में, ठीक है। यही रिस्पॉन्सिबल है इस डाटा को लाने के लिए, किसको, जीडीपी को, ठीक है। किसके अंडर में है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये है दोस्तों मॉस्पी के अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और ये जो डाटा है CSO जो लाता है, CSO जो कि मतलब इसमें मर्ज हो गया है NSO में, ये क्वार्टरली भी आता है और एनुअली। अभी हम लोगों ने जो देखा था 6.5% दोस्तों वो था एनुअली, और जो क्वार्टरली 4 वाला आया था वो 7.5% था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 4th न्यूज़ आ जाता है दोस्तों, PM टू अटेंड 300th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ अहिल्याबाई। अहिल्याबाई हैं एक काफ़ी फेमस हैं, आप लोग भी जानते होंगे। इनकी 300वीं जो बर्थ एनिवर्सरी है, इसको अटेंड करने के लिए PM मतलब आज गए हुए हैं, ठीक है। तो अब इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए, ये है कौन। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है ये, काफ़ी मतलब मोटिवेटिंग फिगर रही है हमेशा, है ना, मतलब लेडीज़ के लिए, वुमेंस को काफ़ी इंपावर किया है इन्होंने, है ना। और उसके बाद चलिए थोड़ा सा पढ़े, देवी अहिल्याबाई होलकर दोस्तों, इनको देवी अहिल्याबाई होलकर भी कहा जाता है। इन्होंने मतलब इनका अगर देखेंगे 1725 में इनका जन्म हुआ था और 1795 में नहीं रही थी, मतलब इतने दिन का मतलब इनका लाइफ लाइन था। और उसके बाद अगर रीन मतलब कब तक मतलब इन्होंने राज किया, कब तक ये रूलर बनी थी, तो 1767 में ये रूलर बनी थी। कब बनी थी दोस्तों, 1767 में से लेके 1795,
ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इनके राज में मतलब जैसे कि काफ़ी स्टेबल और प्रॉस्परस रूल था मालवा रीजन में, है ना। और उसके बाद हर कैपिटल, हाँ ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है महेश्वर। महेश्वर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इन्होंने कोई मतलब कहीं से ट्रांसफर नहीं किया था कि मतलब पुणे से ट्रांसफर कर दिया था कैपिटल इन्होंने, मतलब महेश्वर नहीं, महेश्वर को ही इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई थी। ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब अहिल्याबाई ने अपनी मतलब राजधानी को पुणे से महेश्वर ट्रांसफर किया, नहीं दोस्तों ट्रांसफर नहीं किया था, उन्होंने बनाया ही था महेश्वर को अपनी कैपिटल, ठीक है, नर्मदा रिवर के पास, है ना, ठीक है। और ये मतलब जनता दरबार भी लगाती थी, डेली पब्लिक ऑडियंसेस, मतलब ये जनता से काफ़ी कांटेक्ट में रहती थी, है ना, और उनके सुख दुख में काम आती थी, ठीक है। मैरिड किससे की हुई थी, ये खांडे राव होलकर, खांडे राव होलकर, ये किसके पुत्र थे, मल्हर राव होलकर, ठीक है, जो कि पेशवा बाजीराव के कमांडर थे, ठीक है। अब बॉर्न मैंने बता दिया 725 में अहमदनगर में महाराष्ट्र में हुई थी। फादर का नाम है मानकोजी शिंदे, ठीक है। ये कौन थे, ये दोस्तों वहाँ पे लोकल लैंग्वेज में गडारिया कहा जाता है, ठीक है, डांगर, ठीक है। इन्होंने विलेज पाटिल के रूप में मतलब सर्व किया है, ठीक है। उसको बिकेम रूरल आफ्टर हस्बैंड डेथ, ठीक है, इन बैटल ऑफ खुम्बेर 1754 में हुआ था। इसमें जब इनकी देहांत हो गया था तब मतलब अहिल्याबाई जी मतलब रूलर बनी थी, ठीक है। और इनको मतलब देवी अहिल्याबाई होलकर को ही मतलब क्वीन ऑफ इंदौर भी कहा जाता है। इन्होंने इंदौर में काफ़ी डेवलपमेंट किया है दोस्तों, है ना। और यही महेश्वर जो मैं बोला था काफ़ी फेमस मतलब इनकी राजधानी थी, तो इसी नाम से एक महेश्वरी साड़ी भी है, और इसी के लिए इन्होंने महेश्वरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी खोली गई थी, ठीक है। किसने खोला था, देवी अहिल्याबाई ने। महेश्वरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जाता है, ठीक है। किसने खोला था ये, एक बार बोलिए दोस्तों, देवी अहिल्याबाई होलकर ने। और यहीं पे मतलब महेश्वरी साड़ीज बनती थी, ठीक है। और ये इसको मतलब काफ़ी प्रमोट किया था ताकि मतलब वुमेन्स को रोजगार मिले और एम्पावर कर सकें, जो भी वुमेन वीवर हैं मतलब बुनाई करने वाली लेडीज जो होती हैं उनको एम्पावर करने के लिए, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि इसमें पहले एक लॉ चलता था कि अगर मान लीजिए कोई लेडीज है, उसका पति नहीं है ना, और विधवा है, ठीक है, और उसके कोई बच्चे नहीं है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी ना वो मतलब उसे छीन जाती थी। आप समझ दोस्तों, मतलब स्टेट को अलाउ कर देता था कि उसकी प्रॉपर्टी आप ले सकते हो, है ना, राज्य उसकी प्रॉपर्टी को अपने मतलब अधिकार में ले सकता है। सी रिपील्ड द लॉ, इस लॉ को उन्होंने हटा दिया था, खारिज कर दिया था कि सी रिपील्ड द लॉ अलाउइंग द स्टेट टू कॉन्फिस्केट ए चाइल्डलेस विडोज प्रॉपर्टी, चाइल्डलेस विडोज प्रॉपर्टी, समझे दोस्तों। और इनके बारे में कुछ बातें कही गई थी, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था ए वेरी एबल रूलर एंड ऑर्गेनाइजेशन, किसके बारे में, अहिल्याबाई के बारे में। किस में कहा था उन्होंने, अपनी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कहा था, ठीक है। और एक मतलब ब्रिटिशियन थे मतलब हिस्टोरियन, ठीक है, उनका नाम था जॉन के, इन्होंने क्या कहा था, द फिलोसोफर क्वीन, किसको, अहिल्याबाई को, ठीक है। उसके बाद आता है फिफ्थ करंट अफेयर। फिफ्थ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कैग के बारे में आपने पढ़ा होगा, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, है ना, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, है ना। आप आज हम लोग पढ़ेंगे CGA, ये होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। ये है प्रिंसिपल एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकाउंट्स से रिलेटेड, ठीक है। फंक्शंस अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये किसके अंडर फंक्शन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आता है। ये स्टैब्लिश कब किया गया था, 1975 में स्टैब्लिश किया गया था। इसका फंक्शन है वही मतलब जो भी अकाउंट्स है मतलब गवर्नमेंट के, ठीक है, उनको मतलब प्रिपेयर करता है, उसको सबमिट करता है यूनियन गवर्नमेंट को, ठीक है। और ये मतलब एनालिसिस अपना देता है एनुअल बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, जैसे एक्सपेंडिचर क्या है, ठीक है, रेवेन्यू है, बोरोइंग है, मतलब उसके बाद फिस्कल इंडिकेटर्स है उनके बारे में, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों वन डे एग्जाम के लिए मतलब पेंशन डिसबर्समेंट, मतलब जो पेंशन मिलती है सरकारी एम्प्लॉइज़ को, उसके लिए कौन मतलब उस चीज़ को मैनेज करता है, तो वो यही मैनेज करते हैं, CGA, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 6 करंट अफेयर आ जाता है। तो दोस्तों न्यूज़ में है कि मतलब PM मोदी जी, है ना, बिहार गए थे, ठीक है, और उन्होंने मतलब जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक टर्मिनल और बन रहा है, उस टर्मिनल का मतलब उन्होंने इनॉग्रेशन किया था, ठीक है। तो अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कहाँ दोस्तों ये जो है पटना बिहार में है, इसी को पटना एयरपोर्ट भी कहा जाता है। अब थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए कि मतलब जो इंडिया में जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं या डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं, है ना, उन सब का संचालन, उन सब का मतलब देख रेख कौन करता है, तो उस बॉडी का नाम है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर जो है दोस्तों न्यू दिल्ली में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1995। 1 अप्रैल मतलब अप्रैल फुल होता है ना, अप्रैल फुल बताया, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा, ठीक है। 1 अप्रैल 1995 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। फिर 7th न्यूज़ आ जाता है आपका दोस्तों, ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर। ये एक ऑनरशिप है, मतलब एक ऑनर है जो दिया जाता है, ठीक है। मतलब अब किसको दिया गया है, ये दिया गया है दोस्तों सदगुरु जी को। सदगुरु को कोई ऐसा होगा नहीं मेरे ख्याल से जो नहीं जानते होंगे, ईशा फाउंडेशन के मतलब स्थापना इन्होंने किया है ना। फर्स्ट टाइम ये जो अवार्ड है मतलब सदगुरु नहीं, ये ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर जो ये 2024 में दिया गया था। इस बार 2025 के लिए सदगुरु को दिया गया, स्पिरिचुअल गुरु हैं। और ये किसके द्वारा दिया जाता है, CIF, कनाडा इंडिया फाउंडेशन। ये एक्चुअली दोस्तों कनाडा और इंडिया में एक अच्छे रिलेशन को क्रिएट करने के लिए, बनाए रखने के लिए ये मतलब इंस्टीट्यूट जो है काफ़ी अच्छा काम करता है, ठीक है। और इस अवार्ड का मेन मकसद भी वही है, ठीक है। इसमें प्राइज मनी जो है वो 50,000 कैनेडियन डॉलर है, जिसको मतलब उन्होंने मतलब स्पिरिचुअल गुरु जी ने मतलब दान कर दिया है, ठीक है।
उसके बाद 8वां न्यूज़ आ जाता है दोस्तों हिंदी जर्नलिज्म डे। अभी ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसी में मैं आपको बता रहा हूँ ये कब मनाया जाता है, 30 मई को। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। ये कब मनाया जाता है हिंदी जर्नलिज्म डे, 30 मई को। एक बार बोलिए कब मनाया जाता है, 30 मई को, ठीक है। क्यों? क्योंकि 30 मई 1826, कब? 30 मई 1826 को उदंत मार्तंड नाम का एक न्यूज़पेपर है जो कि हिंदी में पब्लिश हुआ था फर्स्ट टाइम, ठीक है। फर्स्ट हिंदी समाचार पब्लिकेशन स्टार्ट हुआ था जिसका नाम था उदंत मार्तंड, और कब हुआ था, 30 मई 1826 को, ठीक है। इसीलिए 30 मई को हिंदी जर्नलिज्म डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, समझ गए ना, उदंत मार्तंड 30 मई को, ठीक है। फर्स्ट हिंदी समाचार पब्लिकेशन, ठीक है। लैंग्वेज बंगाली था, मतलब हुआ बंगाल में था, लैंग्वेज हिंदी था, ठीक है। तो स्टार्ट ऑफ हिंदी जर्नलिज्म भी इसे कहा जाता है, ठीक है। लैंग्वेज नहीं, बंगाल में ही स्टार्ट हुआ था, लैंग्वेज हिंदी, ठीक है। उसके बाद इसके एडिटर और पब्लिशर कौन थे, जुगल किशोर शुक्ला। कौन थे? जुगल किशोर शुक्ला। एक बार बोलिए दोस्तों, जुगल किशोर शुक्ला। ये किसके एडिटर थे और ये पब्लिशर थे, ये उदंत मार्तंड, जो कि हिंदी में पहला समाचार पब्लिकेशन था इंडिया का, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखिए, इसमें लैंग्वेज वही खड़ी बोली ब्रज भाषा यूज़ किया गया था, ठीक है। और उसके बाद जो मैं आपको बता रहा था सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, बंगाल गैजेट। ये पहला न्यूज़पेपर है इंडिया का जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में स्टार्ट किया गया था, ठीक है, इंडिया में। कब? 1780 में। किसके द्वारा? जेम्स अगस्टस हिकी। किसके द्वारा? जेम्स अगस्टस हिकी, ठीक है। अब आ जाते हैं 9th करंट अफेयर पे। हमारा 9th करंट अफेयर में दोस्तों एक राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव है। बौद्धिक संपदा मतलब क्या हुआ दोस्तों, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। लोगों को अवेयर करने के लिए, मतलब कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकता है, जैसे आपने कोई, मतलब अगर आपने कोई डिस्कवरी की है, कोई इनोवेशन किया है, या फिर कोई मतलब गाने के लिए आपने कुछ गाना किया, तो उसका कॉपीराइट इशू ना हो कभी, मतलब आपका कोई और यूज़ ना कर पाए, तो उस चीज़ के लिए मतलब अवेयर करने के लिए कैसे उसको प्रोटेक्ट करें, इन सब चीज़ के लिए इस महोत्सव को मनाया गया। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, बौद्धिक संपदा मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। कहाँ हुआ? यूके में। यूके नॉट यूनाइटेड किंगडम, ये मैंने फुल फॉर्म ऐसे शॉर्ट में लिख दिया। ये है उत्तराखंड, देहरादून 2025 का, ठीक है। इसमें बस इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है, 26 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को, ठीक है। उसके बाद आता है 10th करंट अफेयर। 10th करंट अफेयर में सिंपल सा है दोस्तों, ओकले कंपनी है जो कि सनग्लासेस बनाती है, और मतलब इंडिया के लिए, ये ध्यान रखिए, इंडिया के लिए इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शुभमन गिल। इसके बाद 11th करंट अफेयर है दोस्तों, न्यूज़ में क्या है, विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025, मतलब ये कैंपेन है जो 12 से 15 दिन चलेगा, ठीक है। इस कैंपेन में क्या है दोस्तों, मतलब जैसे कि मतलब जो खरीफ सीजन आ रहा है ना, खरीफ सीजन आने से पहले जितने भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को मतलब मॉडर्न टेक्निक्स के बारे में बता देना, मतलब कि उससे मतलब वो लोग खेती करें। और इस चीज़ के लिए मतलब क्या किया है सेंटर ने, इसने क्या किया है कि मतलब जो भी साइंटिस्ट की टीम है, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, या फिर मतलब जो प्रोफेशनल फार्मर्स हैं, उन सब की लगभग 2000 से ज़्यादा टीमें बनाई गई हैं, और 700 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में ये लोग जाएंगे और लोगों को अवेयर करेंगे, ठीक है। इसका लॉन्च कौन किया है, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पीएम मोदी जी ने किया है। कहाँ से स्टार्ट हुआ है? पूरी उड़ीसा। ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। विकसित कृषि संकल्प अभियान, एक बार बोलिए दोस्तों, विकसित कृषि संकल्प अभियान, ठीक है। अवेयर फार्मर्स अबाउट मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ खरीफ सीजन, खरीफ सीजन, समझ रहे हैं दोस्तों। उसके बाद 12th करंट अफेयर आपका आ जाता है। तो न्यूज़ में अभी एक महेंद्र गुर्जर नाम के इंसान है जो कि इंडियन ही है ना। ये अभी क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि दोस्तों इन्होंने जेवलिन थ्रो किया है, पैरा प्लेयर है, मतलब जो जिनको मतलब थोड़ा सा शरीर में कुछ दिक्कत होता है ना, तो जेवलिन थ्रो किया है इन्होंने, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ठीक है। 2022 का वर्ल्ड रिकॉर्ड था, वो किसने किया वो इंपॉर्टेंट नहीं लगता, तोड़ा किसने? इंडियन है, ठीक है, महेंद्र गुर्जर जी ने 2022 का रिकॉर्ड। और कितना फेंका इन्होंने? 61.17 मीटर। कितना दूर फेंका है? 61.17 मीटर। और किस कैटेगरी में दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, F42 कैटेगरी में, मतलब जिनका एक पैर सामान्य से कम काम करता हो, ठीक है। दोनों में से एक पैर का अगर कोई सामान्य से कम काम करता हो तो उसकी कैटेगरी आती है F42। इसी में 61.17 मीटर इन्होंने थ्रो किया है और मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, ठीक है। उसके बाद 13 करंट अफेयर आ जाता है दोस्तों, मतलब बस इतना ध्यान रखिए, क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर अभी नई दिल्ली में स्थापना हुई है, बस इतना ध्यान लीजिए। किसने इनॉग्रेट किया? DRDO ने, ठीक है। क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर मतलब जो क्वांटम फिजिक्स का यूज़ करके बनाया, तो इतना ही ध्यान रखिए सेंटर का बस, ठीक है। उसके बाद आता है 14 करंट अफेयर। 14 करंट अफेयर में है दोस्तों अंकुर योजना। अंकुर योजना ये क्या है दोस्तों? जिससे मतलब जो शहर हैं, सिटीज़ हैं, उनको मतलब इनोवेट करने के लिए, डेवलप करने के लिए, मतलब सिटीज़ मतलब क्या बोलते हैं, जैसे इंदौर जैसी सिटियाँ हैं ना दोस्तों, डेवलप एकदम वैसी टाइप की सिटी बनाने के लिए इस मतलब योजना को लाया गया है, ठीक है। ये किसके द्वारा लाया गया? ये उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है। अंकुर योजना किसके द्वारा लाया गया? उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। किसके लाया गया है? उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। अंकुर का इसमें फुल फॉर्म है दोस्तों, अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म, ठीक है। अब थोड़ा सा उड़ीसा के बारे में जान लीजिए। उड़ीसा की कैपिटल क्या है दोस्तों? भुवनेश्वर। गवर्नर कौन है? कंपमपति हरिबाबू। एक बार बोलिए दोस्तों, गवर्नर कौन है? कंपमपति हरिबाबू। सीएम मोहन चरण मांझी जो कि बीजेपी के ही हैं। और यूनिकैमरल है दोस्तों, ये मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली सीट 147 है, लोकसभा की सीट 21 है, और राज्यसभा की सीट कितनी है? 10, ठीक है। फाउंडेशन डे 1 अप्रैल 1936, ठीक है। इसके बाद आज का सबसे लास्ट करंट अफेयर और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो क्या है न्यूज़ में, फाउंडेशन डे ऑफ गोवा कब मनाया गया? 30 मई को मनाया गया। कब मनाया गया? 30 मई को, ठीक है। 39th एडिशन है, मतलब 39वीं बार मनाया गया, ठीक है।
अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिए दोस्तों, अब गोवा थोड़ा सा एक बार देख लीजिए मैप में। ये देखिए दोस्तों, आपको गोवा दिखेगा, ये रहा, ये है गोवा आपका, ठीक है। कर्नाटका से बाउंड्री कर रहा है, उसके बाद यहाँ पे महाराष्ट्र भी टच कर रहा है, और उसके अगर आप देखेंगे वेस्ट साइड में अरेबियन सी है। बस इतना ध्यान रखिए कहाँ पे लोकेशन, पानाजी इसकी कैपिटल, ठीक है। अब मैं बताता हूँ दोस्तों, गोवा जो है आप ये जानिए इंडिया का मतलब आज़ाद होने के बाद भी अगर कोई स्टेट मतलब रहा था, मतलब किसी देश के अंडर में, मतलब किसी और देश का कब्जा रहा था, तो वो गोवा ही है सबसे लास्ट आज़ाद होने वाला स्टेट, ठीक है। तो गोवा क्या है, 1510 से ही पुर्तगीज रूल के अंडर में था। 1510 से ही मतलब उन्होंने इस पर कब्जा कर रखा था, ठीक है। उसके बाद इसी को छुड़ाने के लिए 1961 में, है ना, आज़ादी के बाद देख लीजिए 1947 में आज़ाद हुए थे हम लोग, और 1961 में ऑपरेशन विजय नाम चलाया गया। क्या चलाया गया दोस्तों? ऑपरेशन विजय, ताकि मतलब गोवा को आज़ाद कर सकें, और आज़ाद करवाया भी हमारी आर्म फोर्सेस ने, ठीक है। तो उसी समय जो 19 दिसंबर 1961 था, क्या था, 19 दिसंबर 1961, इस समय इंडियन यूनियन में ये शामिल हो गया। और यही 19 दिसंबर को दोस्तों गोवा मुक्ति दिवस भी कहा जाता है, एकदम अलग है दोस्तों। 30 मई को मतलब फाउंडेशन डे मनाया जाता है, ठीक है, पर मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। फाउंडेशन डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उस समय वो फुल स्टेट का दर्जा मिल गया था, ठीक है। क्योंकि जब 19 दिसंबर 1961 में इंडियन यूनियन में जब मिला था, तो इसको एक यूटी बना दिया गया था दमन एंड दीव के साथ मिला के, ठीक है। और फिर बाद में इसको एक फुल स्टेट का स्टेटस मिल गया। और कौन सा ये स्टेट बना, 25th स्टेट बना, और कब मिला, 30 मई 1987। इसीलिए 30 मई को इसका फाउंडेशन डे मनाया जाता है, और 19 दिसंबर को इसका गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की कोंकणी है। क्या है दोस्तों? कोंकणी, ठीक है दोस्तों। तो यही थे आज के करंट अफेयर, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना। थैंक यू, कल मिलते हैं।